बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एक चीज़ बता दूं कि आप लोग इस बारे में कंफ्यूज मत होइए कि आप लोगों का कोर्स पता नहीं किस तरह मैनेज होना है। ये मेरा कमाल है, मैंने कैसे ख़त्म कराना है। आगे कुछ चैप्टर्स हैं, इनिशियल चैप्टर्स हमेशा लेंथी हैं। जो आप जैसे हमने 4 चैप्टर देखा, ये 3 लेक्चर्स में ख़त्म हुआ है। आगे कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे जो बहुत क्विकली एक एक दिन में 2-2 भी हो जाएंगे। सो उस वक्त टाइम सेव हुआ करेगा, ठीक है। सो आपने बस ये करना है कि जितना मैं करवा दूं उतना आपने मैक्सिमम कवर करके आना करना है, ठीक हो गया। बाकी रह गई बात कोर्स कंप्लीशन की, तो दैट विल बी कंप्लीटेड। जैसा मैंने कहा था कि मैं 10 फेब का मैंने आपको बोला था, लेकिन 6 फेब तक 5-6 फेब तक मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्बिट्रेशन एक्ट 1940 चैप्टर 18 है, हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑर्बिट्रेशन ख़त्म करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बहुत सी बातें ऐसी बता दी थी ऑलरेडी जब हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे कि भाई ये वो बंदा है जो सिविल केसेस में से भी बिजनेस लॉ के मैटर्स हैंडल करेगा। ये अदर सिविल केसेस में इतना ज़्यादा टांग नहीं डालता, नो डाउट ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन लोग अवेल नहीं करते। सिर्फ बिजनेस मैटर्स यूजुअली इसको रेफर किए जाते हैं ताकि लोग जल्दी कंक्लूजन चाहते हैं उसका। जल्दी कंक्लूजन कैसे मिलेगा? इसका टाइमलाइन डिफाइंड है, इस वजह से जल्दी कंक्लूजन मिलेगा, ठीक है। ऑर्बिट्रेशन इज अ मेथड बाय व्हिच पार्टीज मे रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। इसे हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी बोलते हैं, पर्टिकुलरली इन ट्रेड एंड कमर्शियल मैटर। ये नहीं कह रहा कि नहीं मना है, लेकिन लोग अवेल ही इस मकसद के लिए करते हैं। नेक्स्ट, इट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इंशाल्लाह जब आप जाओगे ना टेक्स्ट पढ़ोगे कैफ 2, तो आप डिटेल में शायद कैफ 2 में पढ़ोगे या एडवांस टैक्सेशन में आप इस मेथड को पढ़ोगे, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कि अगर फॉर एग्जांपल आपका अथॉरिटी के साथ डिस्प्यूट हो गया तो होता क्या है, दोनों पार्टीज मिलके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर लेती हैं। तो ये बड़ा कॉमन प्रोसीजर है। आउट ऑफ कोर्ट नहीं कहना चाहिए, आउट ऑफ दैट लीगल प्रोसीडिंग्स के आप एफबीआर से बाहर आके सेटलमेंट कर लेते हो कि ठीक है भाई सेटल कर लो। जैसा फॉर एग्जाम्पल कमिश्नर कहता है इतने पैसे, आप कहते हो नहीं भाई इतनी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनी, जो करना कर लो, वो भी कहता है जो करना कर लो। तो इस तरह का मामला फंस जाए तो आप बाहर ले जाते हो मामला, बजाय कि अपील में चाहते हैं। चलो, दे आर लिमिटेड राइट्स फॉर ऑफ रिव्यू एंड अपील अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेशन अवार्ड। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी कि आपके पास बहुत लिमिटेड राइट्स हैं जिसमें आप वंस अगेन आर्बिट्रेशन का फैसला कहाँ लेके जा सकते हो, दोबारा कोर्ट में रिक्वेस्ट अपील कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैंने आपको सिखाया था यहाँ से आप जाओगे अगर हाई कोर्ट में, तो डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी सिखाया कि ये वो कोर्ट है जो किस चीज़ को डिस्कस करेगी, क्वेश्चन ऑफ लॉ को। शाबाश, क्वेश्चन ऑफ लॉ को डील करेगी। ये दोबारा से केस सुनने नहीं बैठेंगे। सो लिमिटेड राइट अवेलेबल है। आप आर्बिट्रेशन के खिलाफ तब अपील कर सकोगे जब आप उसको इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा, मतलब आपको ऑब्जेक्शन होगी। इज दैट क्लियर? चलें आगे चलते हैं, रेलेवेंट डेफिनेशंस देखते हैं। बहुत आसान सी हैं। कहते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब क्या है? कहते हैं रिटन एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के दरमियान, मीन्स अ रिटन एग्रीमेंट टू सबमिट कि हम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस जो भी हमारे दरमियान कभी प्रॉब्लम रेज हुआ, वी विल रेफर टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मे और मे नॉट बी नेम्ड इन द एग्रीमेंट। आर्बिट्रेटर में ये जरूरी नहीं है कि आर्बिट्रेटर का आप नाम लिखें एग्रीमेंट में, आपने बस ये तय करना होता है कि हमारा कभी भी डिस्प्यूट हुआ हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? अच्छा एक और, हाँ रिटर्न नहीं होना चाहिए क्या मतलब? मैंने कहा था अगर आप अपील फाइल करोगे तो आपको रिटर्न फॉर्म में करनी पड़ेगी। यस, इस केस में अगर आप आर्बिट्रेशन को रेफर करना चाहते हो फ्यूचर में तो आपको रिटर्न एग्रीमेंट करना पड़ेगा। यहां पे ऑरल की गुंजाइश नहीं रहेगी। बात क्लियर हुई? हमने पढ़ा था रिटर्न या ऑरल, तो हमने कहा था स्पेसिफिक केसेस में आपका रिटर्न एग्रीमेंट ही वैलिड होता है, ऑरल की गुंजाइश नहीं रहेगी। जहां पे लॉ ने स्पेसिफिकली हमें कह दिया हो, तो यहां पे तो स्पेसिफिकली हमें बताया हुआ कि भाई रिटर्न, तो हम ऑरल की तरफ नहीं जा सकेंगे। यानी एक्सप्रेस में सिर्फ एक गुंजाइश रह जाएगी, एक्सप्रेस वाली, रिटर्न वाली गुंजाइश रह जाएगी। क्लियर? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? आपके वारिस। सो मीन्स अ पर्सन हु इज इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। लेकिन आपको ये भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का थोड़ा सा इल्म हो कि अगर किसी पर्सन की औलाद ना हो और या उसकी बेटियां हो तो इनफैक्ट वो प्रॉपर्टी जो है वो भतीजों को ट्रांसफर हो जाती है इनहेरिटेंस में, ठीक है। ऐसा कानून लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मौजूद है। तो जिसकी वजह से उसने अगली बात लिखी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव में वो लोग भी शामिल हैं, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑन whom the state of devolves on the death of the party। यानी मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद किसको ट्रांसफर होगी? वो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जरूरी नहीं कि वो मेरा जानशीन हो, सक्सेसर हो, मेरी औलाद हो। मेरी बात समझ आई है बेटे? सो मैंने आपको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का हल्का सा
इमेज समझा दिया कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी औलाद नहीं है तो ऐसा नहीं है आपके मरने के बाद प्रॉपर्टी आपकी ट्रस्ट में चली जाएगी, अनलेस कि आपने खुद विल में लिखा हो। अदरवाइज आपकी प्रॉपर्टी आप ही के फैमिली मेंबर्स में से, जैसा मैंने कहा भतीजों को मिल जाती है, तो भतीजों को मिल जाती है, डिवाइड हो जाती है। रेफरेंस मीन्स रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन। जब भी हम बात करेंगे रेफरेंस का लफ्ज़ पढ़ेंगे तो उसका मतलब है मैं आर्बिट्रेटर की तरफ रेफर कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? आगे चलूं। फिर कहते हैं अंपायर कौन है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, क्रिकेट के मैच में अंपायर कौन होता है? जो दो फ्री कैन के अंदर न्यूट्रल बंदा है, जो दोनों में फासला करवाएगा। देखो, अगर तो जर्नल बात करें, अगर तो स्पेसिफिकली दोनों पार्टीज ने जर्नली तय किया है कि आर्बिट्रेटर होगा, तो याद रखना ये दो पार्टीज हैं, अगर इनमें लड़ाई हो गई है, से सलमान और अली में प्रॉब्लम है, या इन दोनों ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि जब भी हमारे दरमियान कोई मसला आएगा तो हम लोग जाएंगे आर्बिट्रेटर के पास, तो अगर ऐसी बात जेनेरिक लिखी हुई है तो याद रखना आर्बिट्रेटर सिर्फ एक बंदा होगा जिसे वो अपॉइंट कर लेंगे एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट। अभी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस देने की जरूरत है कि हम लोग आर्बिट्रेटर से फैसला करवाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। यहां तक बात समझ आ रही है? एक आर्बिट्रेटर होगा। एक आर्बिट्रेटर होना तो बड़ा आसान काम है, वो दोनों में एक न्यूट्रल बंदा है, वो दोनों में फैसला करा देगा। व्हाट इफ दोनों पार्टीज ने तय किया ऐसे तो नहीं चलेगा, एक तुम्हारा एक मेरा आर्बिट्रेटर, ले जी आर्बिट्रेटर 1 आर्बिट्रेटर 2। अब यहां पे मसला फिर वही खड़ा हो जाना है कि दो लोगों के दरमियान हो सकता है यहां पे मसले चल रहे हैं, यहां पे भी चलने शुरू हो जाए, दोनों के दरमियान भी एक मुतफिका फैसला ना हो सके, दोनों किसी एक कंक्लूजन के ऊपर कंसेंसस ना कर सकें, तो फिर इन दोनों में एक बंदा आता है जिसको कहते हैं अंपायर। बात समझ आई? इसका मतलब है अंपायर का रोल तब आएगा जब ये दो हो जाएंगे, आर्बिट्रेटर दो हो जाएं। अगर ये दोनों पार्टीज तय कर लें कि हम अपना अपना आर्बिट्रेटर लेकर आएंगे, जब भी प्रॉब्लम हुई हमारे आर्बिट्रेटर हम खुद स्पेसिफाई करेंगे, तो फिर दो आर्बिट्रेटर हो गए, एक से ज्यादा, फिर फैसला फंस जाना कहीं ना कहीं जाके। तो उस केस में फिर एक अंपायर का अपॉइंट होना जरूरी है। होता क्या है, इनिशियली फैसला जाएगा जब केस हैंडओवर किया जाएगा इन लोगों को। पहला स्टेप अगर मैं लूं तो स्टेप नंबर 1 में केस हैंडओवर किया जाएगा इन आर्बिट्रेटर को। इनमें भी अगर लड़ाई हो गई तो केस हैंडओवर हो जाएगा स्टेप 2 में अंपायर को। समझ आ रही? सीक्वेंस समझ आ रहा है? तो फिर केस 2 में अंपायर को रेफरेंस हो जाएगा। अगर यहां से फैसला लड़ाई हो गई, ना फैसला हो सका, या ये दोनों कह दें कि भाई हम लोगों से नहीं आपस में मुकमुका हो रहा, तो आप तशरीफ ले आए, मेरी बात समझ। सो फिर अंपायर फैसला करेगा। अब टाइमलाइन कैसे है, टाइमलाइन समझा देता हूं। ये बात तो समझ आ रही है ना यहां से यहां तक? सो टाइमलाइन कैसे है बेटा, इन लोगों ने, ये जो आर्बिट्रेटर है, इस या एक आर्बिट्रेटर हो या दो हो या दो से ज्यादा हो, फैसला करना है 4 महीने के अंदर अंदर। आर्बिट्रेटर्स ने 4 मंथ्स के अंदर अंदर फैसला करना है। मेरी बात समझ आ रही है? 4 मंथ्स के अंदर अंदर फैसला करना है। और अगर ये 4 महीने में फैसला ना कर पाए किसी केस का, उलझ जाएं आपस में, फैसला ना, किसी बात का कंक्लूजन ना निकल सके, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली अंपायर जंप इन कर लेगा बीच में, फिर वो फैसला करेगा। ठीक है, फिर वो फैसला करेगा और उसके पास मेरा ख्याल है 2 महीने का टाइम पीरियड है कि वो 2 महीने में फैसला करे। मैं जस्ट 1 मिनट, मैं एक दफा देख लूं, ये ना हो मैं गलत। यस, बिल्कुल ठीक हूं मैं। 2 मंथ्स के अंदर अंदर अंपायर फैसला करेगा। फिर केस का, केस अंपायर को रेफर कर दिया जाएगा। मेरी बात समझे? या फिर ये दोनों की आपस में लड़ाई हो जाए, हो सकती है ना, दोनों मुत्तफिक नहीं हो सकते किसी फैसले पे। उस केस में भी ये दोनों मिलके 4 महीने से पहले कह देंगे अंपायर को कि जनाब आप आ जाएं, हमसे फैसला नहीं होना। तो क्या टाइम रूल बन गया? 4 मंथ्स और 2 मंथ्स। इसका मतलब आपका बिजनेस केस 6 महीने में डिसाइड। कोर्ट में तो 25 साल लग जाते हैं कई दफा, ऐसा हुआ है। बड़े केसेस ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 साल बाद सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि हेयरिंग पे हेयरिंग मिलती जा रही है, डेट पे डेट मिलती चली जा रही है। हैरत की बात यह है कि हमारी सिविल कोर्ट्स ऐसे चलती हैं कि एक फ्री कैन ना आए तो केस आगे चला जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक वार्निंग चली जानी चाहिए, दूसरे टाइम पे नहीं आया, तीसरे पे नहीं आया, केस डिसाइड हो जाना चाहिए दूसरे बंदे की फेवर में। आसान तरीका, द मोस्ट इजीएस्ट वे टू लिंगर अ पर्टिकुलर केस पे ना जाओ, हेयरिंग पे ना जाओ, केस फॉरवर्ड, सिंपली फॉरवर्ड। मतलब कि मुझे याद है कि मैं अपने आर्टिकल में एक केस, मेरे पार्टनर का केस था जो मैं सुनने जाता था, कुछ नहीं जाता था, मैं सिर्फ वहां पे जाके खड़ा हो जाता था, वेट करता था, दूसरी पार्टी नहीं आती थी, मेरे आर्टिकल्स खत्म हो गए, दूसरी पार्टी नहीं आई। मतलब 3.5 साल गुजर गए, वो दूसरी पार्टी कभी नहीं आई। हमें 2 हफ्ते, हमें टाइम मिलना शुरू हो गया
2 महीने बाद का, कि 2 महीने बाद आपका टाइम है, 2 महीने बाद का टाइम है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था, दूसरी पार्टी नहीं आती थी। ठीक है, कोर्ट को प्रेफर कोर्ट को ही किया जाता है, हमारे पास लीगल राइट तो वही है ना, लीगल राइट तो वही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस केस हो तो अब, लेकिन वो सिविल केस था, वो पेरेंट्स और एक बेटे के दरमियान का केस था और बेटे ने बड़ी गलत हरकत की हुई थी। सो बेटे ने पेरेंट्स उसके अपने सगे पेरेंट्स नहीं थे, तो उसने अपने पेरेंट्स से बिजली के बिलों पे साइन कराते कराते या जो भी कराते कराते कुछ डॉक्यूमेंट्स पे उसने उनसे जायदाद पे साइन करा लिए हुए थे और अल्टीमेटली पेरेंट्स को बाहर फेंक दिया था। कुछ इस तरह का सिनेरियो था और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने इस तरह साइन करा दी। उनकी औलाद नहीं थी तो उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, इस बच्चे को। तो ऐसे भी औलाद होती है। चले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, अगर कुछ नहीं सेटल किया ना तो एक है, सिंगल आर्बिट्रेटर से फैसला होगा, फिर उस एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट हम एक आर्बिट्रेटर हायर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने दोनों अपने अपने रखने हैं तो फिर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आप स्पेसिफाई कर लेंगे भाई हमारा अपना अपना आर्बिट्रेटर होगा। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि अगर ऐसी बात हुई ना कि अगर आर्बिट्रेटर अपना अपना है, मैं ये वाला खत्म कर देता हूं, आर्बिट्रेटर अपना अपना है तो फिर उस आर्बिट्रेटर की एक ड्यूटी लग जानी है उन दोनों की कि वो एक अंपायर को अपॉइंट करें। अंपायर को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किनकी हो गई? ये बात समझ आ रही है, कहानी में घूम गए हो? अंपायर अगर आर्बिट्रेटर 2 हो गए ना तो याद रखना आर्बिट्रेटर की जिम्मेदारी है कि फिर वो अपने दरमियान का एक रेफरी, एक अंपायर मुकर्रर कर लें। ऐसा करने में उन्होंने, प्लीज उसकी टाइमलाइन डिस्कस करने लगा हूं, ऐसा करने में उन्होंने 1 महीना लगाना है, सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। अब देखो मैं 3 टाइमलाइंस बताई हैं मैंने, ये फैसला करने की टाइमलाइन है। 4 महीने में इन लोगों ने फैसला करना है, 2 अगर ये कि ना फैसला कर सके तो अंपायर ने 2 महीने में फैसला करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये आर्बिट्रेटर 2 हो गए तो इन लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट के 1 महीने के अंदर अंदर इस बंदे को नॉमिनेट करना है। 4+1 यस, नहीं 4+1 नहीं, किस चीज का नहीं, डिसीजन का थोड़ी कह रहे बेटे, ना 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 ना, अंपायर एट द टाइम इसी पॉइंट पे अपॉइंट हो जाएगा, इन लोगों की अपॉइंटमेंट के टाइम पे। यही तो बता रहा हूं कि अगर तो आर्बिट्रेटर 1 है तो फिर तो ठीक है, अगर 2 हुए तो जो ही वो 2 अपॉइंट होंगे, दोनों अपने 1 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट से 1 महीने के अंदर अंदर अंपायर अपॉइंट कर लेंगे। अभी फैसला तो, अभी तो लड़ाई हुई नहीं, मैं तो शुरू की बात बता रहा हूं, जब अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कुछ बात यहां तक? सो होगा क्या अब, प्रोसीजर कैसे चलेगा? अच्छा 1 मंथ को मैंने भी थोड़ा एक्सप्लेन करना है, 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आर्बिट्रेशन खत्म हो जाएगा। मैंने कहा अगर फॉर एग्जांपल मेरे और अली का केस है और हम दोनों ने फैसला कर लिया कि हम 2 आर्बिट्रेटर लेकर आएंगे, ठीक है, ये अपना अपना, तो मैंने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया सपोज, और मेरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, आज डेट है 20 जनवरी पे, और अली साहब ने थोड़ा सा टाइम लगाया और अली साहब का अपॉइंट हुआ 31 जनवरी 2023 पे। आर्बिट्रेटर 1 मैंने अपॉइंट कर दिया और 1 अली ने अपॉइंट कर दिया। सो 1 महीना कहां से काउंट करूं? देखो ये मैंने अपॉइंट किया, ये अली ने अपॉइंट किया, डेट में फर्क है, मेरी अपॉइंटमेंट 20 की है आर्बिट्रेटर की, इसकी 31 की, तो कहां से 1 मंथ काउंट करूं कि ये अंपायर अपॉइंट? जी लेटेस्ट वाले से 1 महीने के अंदर अंदर दोनों ने एक मुतफक्का अंपायर अपॉइंट कर लेना है। ये मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया, पहले पड़ गई अब बात। सो इसका मतलब है अभी कुछ लड़ाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट के में आर्बिट्रेटर स्पेसिफाई हो गए हैं और आर्बिट्रेटर के साथ अंपायर स्पेसिफाई हो चुका है। अब जब कभी लड़ाई होगी तो मामला सबसे पहले जाएगा आर्बिट्रेटर के पास, आर्बिट्रेटर 4 महीने में फैसला करेंगे, अगर ना कर पाए तो कोर्ट से एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन अगर वो मामले को छोड़ना चाहें तो वो कहेंगे अंपायर फैसला कर ले, तो अंपायर अगले 2 महीने में अंदर फैसला करेगा और 2 महीने के अंदर फैसला ना कर पाया तो मामला कोर्ट के पास चला जाएगा। कोर्ट से एक्सटेंशन ले सकता है लेकिन मामला कोर्ट के पास चला जाएगा। इज दैट क्लियर? सो पूरा सीक्वेंस समझ आ गया। और अब एक लास्ट बात, अभी हमने तय कर लिया अब ये बातें कि आर्बिट्रेटर का नाम लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो सिर्फ रेफरेंस दे दो कि हम आर्बिट्रेटर को लेकर आएंगे जब डिस्प्यूट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम आप ये तय कर लें कि हम आर्बिट्रेटर नहीं लेके आएंगे, हम आर्बिट्रेटर इस तरीके से लेके आएंगे कि हम तय नहीं करेंगे मैं और अली, हम ये जिम्मेदारी लगा देते हैं अमजद भट्टी साहब की, द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टियन कॉलेज। ऐसे भी हो सकता है कि मैं और अली ये तय कर लें कि जब भी हम में लड़ाई हुई हमारे फैसले के लिए आर्बिट्रेटर का नाम तजवीज़ करेंगे कौन? क्रिस्टियन कॉलेज के प्रिंसिपल।
मैंने डेजिग्नेशन के नाम से आपको स्पेसिफाई कर दिया। अब क्लियर है, जब भी कभी लड़ाई हुई फौरन जाएंगे प्रिंसिपल, जो भी उस वक्त प्रिंसिपल हुए उनसे नाम लेंगे कि हमारा आर्बिट्रेटर कौन होगा। वो आर्बिट्रेटर नहीं होंगे, वो थर्ड पार्टी है, वो सिर्फ नॉमिनेट कर देगी बंदा। ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि हम किसी क्रेडिबल इंसान से आर्बिट्रेटर का, ऐसा बिजनेसेस में होता है ना, एक यूनियन बनी होती है यूजुअली, तो हम उधर से पता करेंगे भाई आर्बिट्रेटर कौन होगा जो हमारा फैसला कराएगा। बस समझ आ रही है? ये जो आप चले जाओ, इसकी बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मिलेगी। हफीज सेंटर में चले जाओ, वहां पे यूनियन बनी हुई है उस प्लाजे की। आपका मामला कोई बिगड़ जाए कस्टमर और शॉपकीपर का, तो फैसला ऊपर यूनियन सॉल्व करती है। अब तो यूनियन क्या रोल प्ले कर रही है? आर्बिट्रेटर का। दोनों में सुलह सफाई करा रही है। ठीक है जी। लेकिन एक बात बताऊं, वो आर्बिट्रेटर ये वाला नहीं है, उसकी लीगल हैसियत कोई नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने बस इटसेल्फ अपने आप को रेगुलेट करने के लिए बनाया हुआ है। चलें जी, पढ़ता हूं प्रोविजन। अच्छा, एक शेड्यूल है जो आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया। प्रोविजन इंप्लाइड इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, फर्स्ट शेड्यूल। शेड्यूल क्या होते हैं? अलमिया है क्या, हम लोग आप लोगों को बेयर एक्ट नहीं पढ़ाते, लेकिन थोड़ा सा बता दूंगा ज़रूर। लॉ जो है वो डिवाइड होता है। एक ही जगह पे सारा लॉ नहीं लिख दिया जाता। ठीक है, बेयर या बुक जो पढ़ रहे हो ये सपोर्टिंग मटेरियल है, ठीक है, जिसने एक जगह पे मुख्तलिफ चीज़ों को कंपाइल करके आपके लिए आसानी पैदा कर दी है। बेयर एक्ट टैक्स से नहीं लिखा जाता। प्रोविजन ऑफ लॉ एक्ट की जो सेक्शंस होते हैं वो सेपरेटली मिलते हैं आपको। उनकी तफसीर, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कुरान की आयत और फिर उसकी तफसीर आपको जाके अमाम की बुक्स में ढूंढनी पड़ती है, तो तफसीर आपको हदीस की बुक्स में और अमाम साहब की बुक्स में मिलती हैं। ठीक है, अब उधर से तफसीर के बाद आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो फिर आप आगे फर्दर जाते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह एक्ट में आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं लॉ की जो भी होंगी अबाउट द एक्ट। जैसे ये एक्ट पढ़ रहे हो आप लोगों के कोर्स में कोई रेगुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, सवाए एक के थोड़ा सा रेफरेंस है, अदरवाइज कोई रेगुलेशन इन्वॉल्व नहीं। सो आपका एक्ट आ गया, एक्ट के बाद रेगुलेशन, रेगुलेशन के साथ अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने हो, कोई गाइडलाइन देनी हो, कोई डिटेल्स देनी हो, सपोर्टिंग मटीरियल, तो वो स्केड्यूल्स में दिया जाता है। हमेशा मेन एक्ट के अंदर सपोर्टिंग मटेरियल नहीं डाला जाता। किसी चीज़ को डिफाइन करना है, वजाहत करनी है, फॉर्म्स अटैच करने हैं, कोई स्केड्यूल्स देने हैं, कुछ भी सपोर्टिंग मटेरियल देना है तो वो स्केड्यूल्स में मिलेगा। इसी तरह इनकम टैक्स भी जब आप पढ़ोगे तो आप प्रोविजन पढ़ोगे, लॉ कहता है भी सैलरी पे टैक्स लगाओ, वो कहेगा टैक्स के रेट क्या है, कहता है जाओ जाके टेबल देखो, स्केड्यूल 1 का टेबल देखो। यानी सपोर्टिंग मटेरियल आपको सारे स्केड्यूल्स में मिले। आपको इनकम टैक्स के जितने स्केड्यूल्स हैं, और सॉरी इनकम टैक्स के जितने टैक्स टेबल्स हैं, टैक्स टेबल्स कहते हैं उन्हें, जितने भी टैक्सेस के रेट, कितनी इनकम पे कितना है, वो सारे स्केड्यूल्स में मिलने हैं। यानी फर्स्ट स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल, थर्ड स्केड्यूल, इस तरह आपको मिलने हैं। फर्स्ट में लग रहे होते हैं, सेकंड एग्जम्पशन का होता है। सो समझाना ये चाह रहा हूं कि इस तरीके से लॉ डिफाइन किया जाता है। ऐसा नहीं होता एक ही जगह पे सारा गन मचा दे, मैसी नहीं किया जाता, लिंक्स किए जाते हैं, रेफरेंसेस दे दिए जाते हैं, एक्ट में बताया जाएगा रेफर टू दैट ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, रेगुलेशंस। सो ये एक स्केड्यूल उन्होंने आपके ऐड किया हुआ जिसमें उसने डिफाइन किया था इस टाइमलाइन को। तो वो कहता है जी एन आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शेल बी डीम्ड टू इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोविजन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड देयरइन। फॉलोइंग प्रोविजंस शामिल हैं उसके अंदर। नंबर 1, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फॉलोइंग प्रोविजन शामिल होंगी, अनलेस के आप मजीद कुछ डिफरेंट एग्रीमेंट बनाना चाहो तो बना लो। देयर शेल बी अ सोल आर्बिट्रेटर, एक आर्बिट्रेटर होगा। इफ द रेफरेंस is to an even number of arbitrator, अगर आपने एक से ज्यादा ऐड किए, the arbitrator shall appoint an umpire within 1 month from the latest date of their respective appointments। क्या ये बात क्लियर है? इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं। The arbitrator shall make their award, their decision within 4 months as the case referred by written notice by any party। जब भी केस रेफर किया जाएगा रिटर्न फॉर्म में, ऑरल फॉर्म में काम नहीं चलेगा, तो जनाबे वाला 4 महीने में केस डिसाइड हो जाएगा। द कोर्ट में एक्सटेंड सच टाइम पीरियड, अगर एक्सटेंशन चाहिए तो कोर्ट से लेनी पड़ेगी, इटसेल्फ एक्सटेंशन नहीं मिलेगी आर्बिट्रेटर को। यानी कि आर्बिट्रेटर को सबऑर्डिनेट कर दिया कोर्ट के। बात समझ आ रही है? कोर्ट को सुपीरियर अथॉरिटी पे रख दिया। अंपायर शेल एंटर ऑन द रेफरेंस इन प्लेस ऑफ आर्बिट्रेटर, अंपायर उसकी जगह, आर्बिट्रेटर की जगह आ जाएगा। कहता है इफ द आर्बिट्रेटर फेल टू रीच अ डिसीजन विद इन 4 months, 4 महीनों में फैसला ना कर पाए अगर आर्बिट्रेटर, वो वाली समझ आ रही बात। और सेकेंडली आर्बिट्रेटर एक्सप्रेस्ड देयर इनएबिलिटी
टू रीच डिसीजन टू द पार्टीज और अंपायर थ्रू रिटन नोटिस, या वो खुद कह दें हमसे नहीं फैसला होता, बराए मेहरबानी आप फैसला करवा दें, वो खुद रिटर्न में कह देंगे भाई हम नहीं फैसला कर पा रहे। मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 महीने में पता लग गया है हम दोनों की आर्बिट्रेटर्स की आपस में नहीं बन रही, तो मतलब बात खत्म, अब मैच फैसला जाएगा अंपायर के बाद, तो 4 महीने ज़ाया नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अंपायर को रेफर कर देंगे। द अंपायर शैल मेक हिज अवॉर्ड यानी डिसीजन विद इन 2 months ऑफ एंट्रिंग इन ऑन द सच रेफरेंस, ऑन द रेफरेंस यानी अगर केस उसको रेफर किया जाएगा 2 महीने में फैसला। सच पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय द, वंस अगेन कोर्ट को सुपीरियर अथॉरिटी दे दी, पार्टीज टू द केस एंड ऑल द अदर पर्सन। अब देखो ये लोगों ने जो आर्बिट्रेटर ने फैसला करना है इनको भी तो सबूत चाहिए कि नहीं चाहिए, गवाह चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो इनको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एविडेंसेस चाहिए, तो ये एविडेंसेस कहाँ से मिलने हैं, पार्टीज से। तो आर्बिट्रेटर को एक इख्तियार दिया जा रहा है कि तुम जिससे जो मांगना चाहो डेटा वो आप मांग सकते हो। तो पार्टीज टू द केस एंड ऑल द अदर पर्सन प्रोड्यूस बिफोर द आर्बिट्रेटर और अंपायर, दोनों में से जो भी फैसला कर रहा है, ऑल बुक्स, डीड्स, पेपर, अकाउंट्स राइटिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स विद इन देयर पोजेशन। तो ये जिम्मेदारी लगा दी दोनों पार्टीज की कि आपने एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं या तो आर्बिट्रेटर को या फिर अंपायर को। शेल, और एक और पार्टीज टू द केस की एक और जिम्मेदारी, शेल डू ऑल अदर थिंग्स विच द आर्बिट्रेटर और अंपायर मे रिक्वायर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। इसके अलावा फरमाइशी प्रोग्राम जो भी होगा, जो वो मांगेंगे वो भी आपने प्रोवाइड करना है। ये आप लोगों के केस में भी ऐसा ही होता है। आप जब इंशाल्लाह जाके ऑडिट पढ़ेंगे ना, तो ऑडिटर की भी यही 2 पावर्स हैं कि जो वो मांगे, जो जो चीज़ें बुक्स वगैरह आप बना रहे हो वो तो देनी ही देनी है। आप लोग जब ऑडिट करने जाएंगे तो कंपनी की ड्यूटी है कि वो आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स, फर्निश, एग्रीमेंट सब कुछ दे। इसके अलावा ऑडिटर जो मांगे वो भी देना है, तो ऑडिटर का भी ये फरमाइशी प्रोग्राम चलता है। सो हर पावर, ये पावर सेक्शन है एक्चुअली, ऑडिटर के बाद भी यही पावर है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए हैं, फाइनेंशियल्स तैयार हुए हैं, वो तो देने ही देने हैं। इसके अलावा ऑडिटर जिस किस्म की रिपोर्ट मांगेगा वो भी आपने बना के देनी होती है। यही वजह है कि हम बड़े बदतमीज़ होकर कई दफ़ा कहते हैं ये बना के लाओ, और वो बेचारा रात 2 बजे तक बैठा काम कर रहा होता है कई दफ़ा कि यार अच्छा ही बनाने के देना है ऑडिटर को, ठीक है। तो ऐसा होता है कई दफ़ा। द अवॉर्ड शेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, ये बात तो बड़ी आसान है कि फैसला दोनों पे बाइंडिंग होगा। द कॉस्ट ऑफ द रेफरेंस, भाई ये जो केस है इसकी फीस कौन देगा, कहता है शेल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द आर्बिट्रेटर और एम्पायर, ये इन लोगों की ऑप्शन पे होगा, मर्जी पे होगा किससे चार्ज करना चाहते हैं। Who may direct that, by whom and in what manner such cost shall be paid, ये कैसे पे करनी है और किसने पे करनी है और किस अंदाज से पे करनी है, ये फैसला करेंगे। आर्बिट्रेटर की उसमें होगा, डिस्क्रिशन में होगा। इज दैट क्लियर कि लीगल फी किसने पे करनी है। देखो एक बार याद रखना, होता क्या है, इनिशियली तो जब अपील को फाइल करता है तो वो लीगल केस साथ फाइल, लीगल कॉस्ट साथ फाइल कर देता है, ठीक है। जो भी फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू फाइल एन अपील, तो मैं केस फाइल करूंगा तो मैं लीगल कॉस्ट बियर करूंगा, मैं अपना वकील हायर करूंगा, मैं लीगल जो कोर्ट की फीस है वो पे करूंगा और केस फाइल कर दूंगा। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे होता है कि अगर कभी मैं वाकई मेरे साथ बुरी हुई है तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कोर्ट को कि जितना लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर मेरी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है मुझे रिकवर करा के दें। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ बुरी हुई, डिफॉल्ट किया सामने वाली, मैंने केस फाइल कर दिया, मेरी केस के ऊपर से मैं कहता हूँ 5 से 10 हज़ार कॉस्ट आ गई है, तो वो कॉस्ट मुझे लॉ फिर रिकवर करा के देता है दूसरी पार्टी से। ये कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन होती है, इसी तरह आर्बिट्रेटर के पास भी डिस्क्रिप्शन है। समझ आ गई सबको? चलें एग्जाम्पल 4 पढ़िए फिर, बस ये चैप्टर खत्म हो गया, बस इसकी अगली वाली बातें हमने पढ़ी हुई हैं। जल्दी से प्लीज एग्जाम्पल 4 पढ़िए। डन, आगे चलते हैं एग्जाम्पल 4 के बाद। एग्रीमेंट डेट द आर्बिट्रेटर बी अपॉइंटेड बाय द थर्ड पार्टी, तो अभी जिस तरह मैंने तय किया था कि प्रिंसिपल साहब भी अपॉइंट कर सकते हैं। द पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट may agree that the arbitrator shall be appointed by a person designated in the agreement, यानी principal of Crescent College, either by name or holder of any office, या उनका नाम लिख देंगे कि हमारे दरमियान जो भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा वो अमजद भट्टी साहब करेंगे, या ये लिख देंगे द प्रिंसिपल ऑफ राइस कॉलेज हमारे दरमियान आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। इज दैट क्लियर? पढ़िए एग्जांपल 5। प्लीज कुछ समझ ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। एक्सपेंशन टाइम कौन?
Arbitrator, arbitrator, because he is doing the decision, na? He is making the decision. जी, डन। एग्जाम्पल 5 समझ आ गई सबको? मैं इसके बाद पहले इससे 2.2.4 पे जा रहा हूँ। आर्बिट्रेटर की पावर क्या है? कहता है अनलेस द डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस, अनलेस कि आपने एग्रीमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस डाली हो, आर्बिट्रेटर शैल हैव द पावर या एम्पायर शैल हैव द पावर। नंबर 1, टेक ओथ फ्रॉम पार्टीज एंड विटनेसेस, गवाह वही गवाह हलफ लेना पार्टियों से, गवाहों से। मेक इंटेरोगेशन ऑफ द पार्टीज, वही जांच पर इंटेरोगेट करना पार्टीज को। स्टेट अ स्पेशल केस फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व, सिर्फ ऊपर वाला केस रेफर किया जा सकता है अगर उसे लॉ की इंटरप्रिटेशन में कोई गाइडेंस चाहिए हो कोर्ट से। मेक द अवार्ड कंडीशनल, कोर्ट अवार्ड को कंडीशनल बना सकता है। देखो समटाइम्स क्या होता है, अक्सर आप देखते हो कि जो फैमिली मैटर्स होते हैं, सिविल केसेस जिसमें सेपरेशन हो जाती है पेरेंट्स की, तो अक्सर कोर्ट ऐसा फैसला कहती है कि ठीक है भाई, जो सेपरेशन तो हो गई है लेकिन जो मेल पर्सन है, हस्बैंड है, वो इतना खर्चा हर महीने अपने इस फैमिली के लिए, इस बच्चों की परवरिश के लिए भिजवाया करेगा। ऐसा होता है। या समटाइम्स बेल दी जाती है, जमानत दी जाती है विद अ बॉन्ड विद अ सर्टन मनी। तो ये क्या है? कंडीशनल बेल। बात समझ आ रही है? इसी तरह इसे उसे कंडीशनल बेल कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक फैसला हो रहा है और उस फैसले में क्या है, ठीक है अली साहब ने गलत किया, अली साहब डैमेजेस पे करें, बट विद अ सर्टन कंडीशन जो सलमान पे इंपोज होती है कि सलमान फुलफिल करेगा, तो कंडीशनल अवार्ड भी हो सकता है। डिसीजन यानी कि कंडीशनल हो सकता है, कोई भी कंडीशन साथ अटैच की जा सकती है। जैसे अभी मैं अक्सर देख रहा था कि जी जो अभी एक रिसेंट एक्टर का मैं केस देख रहा था जी, फिरोज खान को जी उन्होंने अलाउ, फिरोज खान है पता नहीं कौन है, उसको अलाउ किया कि भाई आपने मंथली अपना बच्चों का खर्चा, उनकी सेपरेशन हुई तो बच्चों का खर्चा देना है, साथ उसे अलाउ किया, कंडीशन की पेरेंट्स उसकी मदर को भी कि भाई आप इनके बाप को बच्चों से मिलने से नहीं रोक सकते, वीक में या मंथ में एक दफ़ा वो उनसे मिल सकते हैं से 24 आवर्स के लिए, लाइक दैट। तो ये कंडीशनल डिसीजंस होते हैं। इज दैट क्लियर? कोर्ट के पास या आर्बिट्रेटर के पास ये राइट होता है कि वो कंडीशन अटैच कर सकते हैं। करेक्ट एनी क्लैरिकल मिस्टेक इन एन अवार्ड अराइजिंग फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल एरर और ओमिशन। कोई गलती हो गई है डिसीजन में लिखने में तो वो दोबारा रेक्टिफाई किया जा सकता है, ये उसके पास पावर है। ऐसा नहीं है कि उसने जो लिख दिया बस अब वो हतमी है और उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? Parties to suit may apply for out of court settlement for out of court, where all the parties in the suit interested to refer the case to the arbitration. They may apply in writing to the court for an order at any time before the judgment is pronounced. ये बात मैंने पहले भी कही थी कि चलता चलाता केस आप कोर्ट से उठाकर, अगर आप मुत्तफिक हो, सारी पार्टीज एग्री हों, एक पार्टी के कहने पे नहीं जाएगा। मैं और अली दोनों एग्री होंगे तो कोर्ट बाखुशी हमें दोनों को कहेगा दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बाहर जाके आर्बिट्रेटर से फैसला करवा लो। बात समझ आ रही है? कोर्ट तो बड़ा खुश होता है इस बात के ऊपर, ठीक है, कि जान छूटी इस काम से, ठीक है। बीइंग पाकिस्तानी हम सभी खुश होते हैं इस तरह के हमसे कोई काम से जान छूट जाए। हम लेकिन ये ऐसा फैसला होने से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर फैसला आ गया तो फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर आर्बिट्रेटर के पास क्यों जाना है? फिर तो चैलेंजिंग वाली बात होगी कि कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया, चलाओ आर्बिट्रेटर के पास चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता फैसले से पहले। प्लीज एग्जाम्पल 6 पढ़िए। जी डन। एग्जाम्पल 6 समझ आ गई? चलो अच्छा जी, एक छोटी सी बस लास्ट बात मैंने ये लिखी कि भाई कोर्ट की एक डिस्क्रिशन है, आर्बिट्रेटर के ऊपर, आर्बिट्रेटर के जो भी पावर्स हैं आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते अनलेस कि आपने एग्रीमेंट में रिस्ट्रिक्शन डाली हो। आप आर्बिट्रेटर की पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते अनलेस कि आपको कोर्ट से परमिशन ली जाए। आप कोर्ट से परमिशन लें तो वो कहते हैं अनलेस एग्रीड अदरवाइज इन द एग्रीमेंट द अथॉरिटी ऑफ एन आर्बिट्रेटर या अंपायर, जो भी उसकी अथॉरिटी है या उसके पास जो पावर्स हैं, शैल नॉट बी रिवोकेबल एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। कोर्ट से परमिशन की जरूरत पड़ेगी, कोर्ट की इजाजत के बगैर उसकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता।
चलो जी, ये बात खत्म होगी जी, समझ आ गई है। चलें जी, हम चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर नंबर 5। हम जंप करके पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना। मैंने अब तक, अगर आपको गौर करो तो मैंने आपको 15 मार्क्स आपके पेपर में कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आप मैथमेटिकली गौर करो 15 मार्क्स से ज़्यादा, बल्कि मैंने तो वैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट को शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरह कहना कि इन चैप्टर जो कॉन्ट्रैक्ट के पढ़े इसमें इतना पेपर आएगा, नहीं, ऐसे कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में से 50 मार्क्स का पेपर है। सो टेक्निकली 15 मार्क्स तो कंफर्म चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 से आने हैं। ये पहले कराने का एक मकसद होता है। अभी मैंने चैप्टर 1 भी आपको साथ में ही करवा देना है। उसकी रीज़न है, मैं ये पहले इसलिए करवा देता हूँ, इस क्रैश में लाजमी पहले करवा देता हूँ, उसकी रीज़न है, वरना मैं यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट के बाद करवाता हूँ। उसकी रीज़न तक मैं टाइम दे देता हूँ कि यार अब बच्चे के पास टाइम है, ये 2-2 सफ़े जो छोटे छोटे से हैं, वो इनको जितनी अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करना चाहेगा, उसके पास टाइम है कि वो उसे कर सकता है, ताकि इसमें से मुफ्त के मार्क्स आने हैं वो ज़ाया नहीं होने चाहिए। ये इनिशियल मार्क्स आपको सपोर्ट करेंगे आपका पेपर पास करने में, ठीक है। सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मैं इसको पढ़ाऊंगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कंपैरिजन में थोड़ा सा, और वो कंपैरिजन होगा इसके साथ साथ वेजरिंग एग्रीमेंट का, क्योंकि टर्म्स दोनों की सेम होनी है, टर्म मोर और लेस सेम होनी है, तो साथ साथ मैं एक कंपैरिजन करता चला जाऊंगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अभी क्या है मैं अभी बाद में बताता हूं। लॉ की नजर में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लो जी, पहली बात, और हमें पता है वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, इल्लीगल वॉइड एग्रीमेंट्स। ऐसे ही है जी, हमने फैसले कर लिए हुए हैं, मैंने ये फैसला आपको बताया, इसका भी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचे कि कैसे आप कह रहे हैं कि वैलिड है, ये है क्या, अभी तो हमने पढ़ा भी नहीं, लेकिन मैंने एक डिफरेंस बता दिया कि दोनों में क्या है। एक को मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट और एक को मैं कह रहा हूं एग्रीमेंट, नॉट एनफोर्सेबल बाय, इल्लीगल वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, दो तरह के कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको पढ़ने में नजर आएंगे, गारंटी और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले जरा गारंटी कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं, ताकि फिर आपको इसके साथ ही कंटिंजेंसी समझ आ जाएगी। लो जी, ये एक छोटा सा केस बनाया हुआ है मैंने। सपोज मिस्टर पी साहब, प्रिंसिपल डेटर मैंने लिखा हुआ उनका नाम, पी साहब बैंक के पास गए या लेंडर के पास गए, उन्होंने कहा मुझे 50,000 रुपए का लोन दे दीजिए, मैं आपको इंटरेस्ट के साथ वापस, सूद समेत वापस कर दूंगा अगले 5 सालों के अंदर अंदर। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अभी यहां पे हूं। प्रिंसिपल साहब लेंडर के पास गए हैं मांगने के लिए, सी को मैंने क्रेडिटर का नाम दे दिया, लेंडर का नाम दे दिया। सी कहते हैं ऐसे तो नहीं तुम्हें दूंगा, शक्ल देखिए तुमने अपनी, जाओ जाके गारंटर लेकर आओ, कोई है जो तुम्हारे बिहाफ पे गारंटी दे दे। अब गारंटर का मकसद क्या होता है, काम क्या होता है उसका, सिफारिश नहीं, खैर सिफारिश नहीं कहना चाहिए, जमानत देनी है उसने। गारंटर इज एक्चुअली जमानती ना, जमानत दे रहा है, श्योरिटी एक्चुअली, जमानत देता है कि भाई ये पे कर देगा और अगर ना किया तो मैं पे कर दूंगा। यही काम होता है ना जमानत देने का, कि भाई मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल, या एस कह रहा है, एस इज अ गारंटर, वो कह रहा है कि सी नहीं पे करेगा, आप फिक्रमंद ना होइए, मैं पे कर दूंगा। वो कहेगा तू कौन। सो सी, हम एज्यूम करते हैं कि गारंटर हमेशा कोई रिसोर्सफुल पर्सन होता है, हमेशा कोई वर्दी पर्सन होता है जिसकी बात लेंडर मान लेता है। मेरी बात समझ आ रही है। जैसा मैं ये कहूं कि कंपनी को लोन देते हुए तो डायरेक्टर बड़ा वर्दी पर्सन होता है, तो डायरेक्टर की बात बैंक मान लेता है, गारंटी मान लेता है, ठीक है। मैं कहूं निशात लोन लेने जाए तो इजीली मिल जाएगा, अगर मियां मंशा के आप दे दें मैं गारंटी देता हूं, मियां मंशा का तो पता है ना सबको, तो मियां मंशा के मैं गारंटी देता हूं जी आप निशात को लोन दे दें, मिल जाएगा, मिल जाएगा डेफिनेटली। सो यही समझाना चाह रहा हूं। इसी तरह अब मैं कहूं, अगर कहूं कि मैं चला जाऊं, वो कहेगा चल भाग, तू कौन है, मेरी तो गारंटी भी शायद काबिल कबूल ना हो, मैं वैसे बता रहा हूं। सो गारंटर इज द पर्सन जिसकी कोई मार्केट वर्थ होती है, रिप्यूट होती है। अब समझा, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ये प्रूव करेंगे उसकी वर्थ है कि नहीं, हमारा मकसद ये है कि गारंटर वो पर्सन है जो ये कह रहा है कि अगर सी ने डिफॉल्ट किया और उसने पैसे वापस ना किए, लोन वापस ना किया, तो मैं हाजिर हूं, मैं आपको लोन पे कर दूंगा। ऐसे ही कुछ हो रहा है। इसका मतलब है अगर मैं देखूं तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो सी एस है,
जो मेरा गारंटर है, गारंटर सॉरी, वो एक ऑब्लिगेशन ऑप्ट कर रहा है, एक लायबिलिटी ऑप्ट कर रहा है, ऐसा है कि नहीं? ऑब्लिगेशन ऑप्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर सी ने पेमेंट ना की तो मैं पे कर दूंगा, एक ऑब्लिगेशन ले रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन क्या ये प्राइमरी जिम्मेदारी है या सेकेंडरी? सेकेंडरी। मतलब मुझे बताओ, पी क्या पैसे लेने के लिए डायरेक्ट एस के पास जाएगा? किसके पास जाएगा? सी के पास। इसका मतलब पहले लायबिलिटी सी की है, हाँ वो पे नहीं करेगा तो एस पे करेगा। इसका मतलब एस की लायबिलिटी तो है, सेकेंडरी ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन सेकेंडरी है। ज्यादा बात समझ आ गई बेटे? साथ साथ चल रहे हो? अच्छा, अब यहीं से आगे करता हूं। सपोज इसका मतलब पी सबसे पहले जाएगा स्टेप 1 में सी के पास, स्टेप 1 सी के पास जाएगा। सी अगर डिफॉल्ट कर देता है तो फिर पी, यूं कह लेते हैं, बल्कि हां, अगर इसको यूं बना लेते हैं, एक मिनट ठहरिए, पी सबसे पहले जाएगा सी के पास, और सी अगर डिफॉल्ट कर देता है तो फिर पी जाएगा एस के पास। ऐसे ही होगा। इसका मतलब है पी सी की जिम्मेदारी हो गई प्राइमरी लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन, ये पे नहीं करेगा तो पी पहुंच जाएगा एस के पास। अब यहां पे कंटिंजेंसी क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की वही 3 शर्तें हैं जो दिखने में वेजरिंग की भी हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा था, हैपनिंग या नॉन हैपनिंग और अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। ऐसी पढ़ी थी बातें जी, कुछ 3 बातें। वहां पे था कि विन और लूज डिपेंड करती है, किसी एक पार्टी की विन और लूज डिपेंड करती है ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। ऐसे पढ़ा था। यहां पे भी कुछ ऐसे ही है। अब जरा गौर करो, इसकी ऑब्लिगेशन डिपेंड करती है हैपनिंग ऑफ दिस डिफॉल्ट, और ये इवेंट अभी फ्यूचर का इवेंट है और है भी अनसर्टन। ये नहीं पता कि पीएससी डिफॉल्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। मे बी कि सी डिफॉल्ट कर जाए, मे बी ना करे। सो अनसर्टन हुआ, आउटकम अनसर्टन है, इवेंट भी फ्यूचर का है कि पता नहीं सी का डिफॉल्ट जो है ये मेरा इवेंट है और इसकी हैपनिंग के ऊपर मेरी ऑब्लिगेशन है। तो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इवेंट क्या है? डिपेंडेंट है, कंटिंजेंट है। कंटिंजेंसी मींस डिपेंडेंसी। अब मैं वर्ड पे आ गया हूं। कंटिंजेंसी मींस डिपेंडेंसी। अभी मैंने उसका प्रूफ करना है कि ये वेजरिंग एग्रीमेंट क्यों है और ये वैलिड क्यों है। हालांकि दिखने में कंडीशन सारी ऐसा ही लग रहा है, सेम है यार, वही कंडीशन पे बात कर रहे हैं आप भी। लेकिन मैंने कहा यहां पे एस की ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगी, it depends on the happening of this default, which is right now a future event and uncertain. We are not sure whether C will make a default or not. Sorry, C नहीं, हमने उल्टा लिख दिया। सॉरी बेटे, P और C करना था, आप लोगों ने बताया भी नहीं जालमो। Whether P will make a, P डेटर है कि C डेटर है? P डेटर है। उधारिया कौन है? लोन कौन ले रहा है जिसने वापस करना है? P ने। सॉरी, आप लोगों ने जहमत भी नहीं की बताने की। Whether P will make a default or not, हम ये सर्टन नहीं है, we are not sure। तो S की यहां पे आप कर लें इसका P के डिफॉल्ट पे, ठीक है? तो मैंने करेक्ट कर दिया जी, ये गलती हो गई थी, आप लोगों ने बताया नहीं कि नाम चेंज हो गए, स्वैप हो गए थे नाम। क्रेडिटर क्यों डिफॉल्ट करेगा बेटे? पेमेंट किसने करनी होती है, डेटर ने कि क्रेडिटर ने? डेटर ने बेटे। उधारिया कौन है? मैं यही तो लफ्ज बोल रहा हूं उर्दू वाला। उधारिया कौन है? लोन किसने लिया हुआ है? P ने। वापस किसने करना है? P ने। सो डिफॉल्ट कौन करेगा? P। तो फिर बोल देता हूं, गारंटर ये ऑब्लिगेशन ऑप्ट कर रहा है और उसकी ऑब्लिगेशन डिपेंड करती है, कंटिंजेंट है ऑन द हैपनिंग ऑफ दिस अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विच इज एक्चुअली द पी डिफॉल्ट। हम इसे कह रहे हैं ये क्या है? अगर ऐसा कंटिंजेंट हो, ऐसी डिपेंडेंसी हो, उसे कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसके कहते हैं कंटिंजेंट, और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है।
जबकि वेजरिंग क्या है, वॉइड। शर्तें यही 3 है, पढ़ी तो यही थी। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं इसमें एक वर्ड का इजाफा करूंगा तभी ये चेंज होगा, डोंट वरी, अभी परेशानी होना। दिखने में ऐसे ही। अब मैं आपको दिखने में एक और चीज दिखाना चाह रहा हूं। यहां पे दिखने में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है जिसे आप कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसे क्या कहते हो? जिसमें गारंटी दे रहा हो गारंटर, उसे कहते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। टेक्निकली इस एक कॉन्ट्रैक्ट में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नंबर वन कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन, बेटा मैं यहां पे कर रहा हूं, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन पी एंड सी। ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, ये मैं कॉन्ट्रैक्ट लिख देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन पी एंड सी। कि सी पेमेंट लेने के लिए सबसे पहले किसके पास जाएगा? पी। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन किसकी है? पी की। सो सी एंड पी कर लें, चलें, ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। सी सबसे पहले जाएगा पी के पास। पी डिफॉल्ट कर देता है अगर, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 एक्टिव हो जाएगा। कौन सा? सी एंड, शाबाश, गारंटर का। सो ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 क्या कह रहे हो आप? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसी को तो आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हो एक्चुअली में, कि दिस पर्टिकुलर लायबिलिटी इज एक्चुअली डिपेंड अपॉन दिस इवेंट विच इज अनसर्टन एंड फ्यूचर। बात समझ आ रही है? इसकी हैपनिंग पे, हैपनिंग ऑफ दिस डिफॉल्ट विल ट्रिगर दिस कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज मैं कहता हूं ये बंदा अपना लोन पे कर दे पी पूरा, तो क्या एस सी कभी रुख करेगा गारंटर का? 50,000 का लोन था, पी ने सारा पे कर दिया, खत्म बात, यहीं पे बात खत्म हो गई, उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अब तीसरी बात, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हो गए 2 कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी कि पुप्पी का मुंडा लगता है पी कि वो पैसे दे देगा, या सखावत के तौर पे निकला हुआ है कि मुझसे पैसे ले लो, कोई लोन ना दे तो मैं दिया करूंगा। ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है श्योरिटी ने अगर प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे कोई पेमेंट कर दी है तो वो उससे रिकवर कर सकता है। इसका मतलब सी ने, पी ने जू ही, सॉरी एस ने जू ही पेमेंट की, एस पेमेंट के फौरन के बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3, दैट इज बिटवीन एस एंड पी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एस कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम पी, जिसकी एक्चुअल लायबिलिटी है। वो बात समझ आई है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऐसे चलता है, ठीक है? जो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फौरन से पहले खुद ही बन जाएगा? नहीं, जब तक एस पेमेंट नहीं करता, एस ये पोजीशन, कॉन्ट्रैक्ट वाली पोजीशन नहीं लेता। एस जब तक पेमेंट नहीं करता, ये वाली पोजीशन नहीं ऑप्ट करता। मेरी बात समझ आ रही है? सो एस कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम पी। जी बेटे, सी वैसे जी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्या मतलब? सिक्योरिटी के तौर पे आप सिक्योरिटी कह रहे हो ना, लोन में जो सिक्योरिटी दी हुई थी, बिल्कुल। लेकिन आप बिजनेस जब इंशाल्लाह जाओगे ना प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप देखना कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कंपनी कहती है मेरे एसेट्स पड़े, ये ले पकड़े, आप मुझे लोन दे दे, वो तब भी नहीं देते, वो कहते नहीं पर्सनल गारंटी लेके आओ। गारंटर तब भी चाहते हैं, ताकि क्यों? ताकि कभी कल को सिक्योरिटी ना रियलाइज हो उतनी अमाउंट की, तो हम एटलीस्ट गारंटर से रिकवर कर लें, ये पॉइंट होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लोन था 50,000 का, सिक्योरिटी दी हुई थी, लेकिन सिक्योरिटी उतने की नहीं बिकी उस टाइम पे, सिक्योरिटी से रिकवर हुए 30,000, बाकी 20,000 फिर पर्सनल गारंटर से रिकवर कर लिए जाते हैं, या सम टाइम खाली पर्सनल गारंटी पे लोन दे दिया जाता है, ये भी होता है, ऐसा भी होता है। आप मुदारबाज जितने उठा के देखो आपको ऐसे ही मिलेंगे। मुदारबाज के अंदर पर्सनल गारंटीज पे विदाउट एनी सिक्योरिटी लोन दे दिया जाता है, क्योंकि वो मुदारबा है ना, फ्री इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग है, तो उधर वहां पे आपसे सिक्योरिटी नहीं ली जाती। तो ऐसा भी होता है, वहां पे आपसे कहा जाता है गारंटी ले आए, कोई आपकी गारंटी दे दे, वर्दी पर्सन जिसको हम जानते हो, ठीक है? सूट सबसे पहले इनिशियल सूट फाइल होता है पी के खिलाफ, पी के खिलाफ सूट फाइल होता है, वहां से वो डिफॉल्ट होता है तो वो एस के खिलाफ सूट फाइल करता रिकवरी के लिए, ये होता है। क्योंकि इसकी लायबिलिटी अराइज ही तब होनी है जब पी ने डिफॉल्ट करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी थोड़ा समझ आया आप लोगों को? तो
इसका मतलब यही बातें मैंने नीचे थोड़ी सी लिखी हुई हैं, अगर अब आपको समझ आ गई हैं तो कॉन्ट्रैक्ट 1 है बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, कॉन्ट्रैक्ट 2 है क्रेडिटर और श्योरिटी के दरमियान, liability of the surety would be secondary, it would arise if principal debtor makes default in repayment of the debt, और कॉन्ट्रैक्ट 3 क्या है, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के दरमियान। ये बात समझ आ रही है, तीनों बातें वही लिखी हुई हैं। और श्योरिटी वुड बी इंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर वंस ही मेक पेमेंट टू द क्रेडिटर। ये बात भी समझ आ गई। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, तो फिर सी और एस के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली में वो कंटिंजेंसी को शो करता है कि श्योरिटी की लायबिलिटी प्रॉमिस टू डू समथिंग वुड अराइज इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन कोलेटरल इवेंट। मैंने अब ये वर्ड नहीं बोला था पहले, कोलेटरल इवेंट, डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। यहां तक बात समझ आ गई होगी सारी, उम्मीद करता हूं स्वाय इस वर्ड के, बाकी सारी बातें समझ आ गई हैं। कोलेटरल का मतलब क्या सिखाया था मैंने, ये पिछली मैंने कॉन्ट्रैक्ट में बताया भी है शायद, ये जब मैं वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट से जुड़े हुए एग्रीमेंट बता रहा था। कोलेटरल क्या होता था, एसोसिएटेड अटैच विद द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही था बेटा। जरा अब मैं दोनों में फर्क से हाल लूंगा, मैं क्यों कह रहा था इसको वैलिड है और इसको इलीगल वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट है। अब जरा प्लीज फर्क सुन ले दोनों का, फिर ये बात खत्म हो जाएगी। बेटा देखो, वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग के अंदर पार्टी की इंटेंशन सिर्फ एक होती थी, विन या लूज, इसके अलावा कोई नहीं होती थी। यहां पे विन या लूज का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे एक्चुअली एक क्रेडिटर अपने आप को इंश्योर कर रहा है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्रेडिटर एक श्योरिटी को बीच में लेकर आ रहा है। सो यहां पे पर्पस और है, विन लूज पर्पस नहीं है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर्पस है कि दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करें, उधारिया अपना उधार वापस करे टाइमली, ये इंटेंशन है। मेरी बात समझ पा रहे हो, इंटेंशन यही है ना। ग्रांटर को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो बीच में, अपनी सिक्योरिटी के लिए ना, कि यार कल को ये ना देगा तो पैसे रिकवर हो जाएं। सो इंटेंशन विन लूज नहीं है यहां पे। हम कभी नहीं चाहते कि प्रिंसिपल डेटर कभी पेमेंट ना करे, हम तो श्योरिटी से लेंगे, ये किसी की इंटेंशन होती है, कभी भी नहीं होती। हमारी इंटेंशन ये है कि प्रिंसिपल डेटर दे, लेकिन हाँ अगर कभी खराबी हुई तो सिक्योरिटी अवेलेबल होनी चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब मेन डिफरेंस जो आएगा वो कोलेटरल इवेंट पे। यहां पे जब हम बात करते थे वेजरिंग के अंदर, बल्कि पहले कंटीजेंसी पे आए, इसमें मैंने कहा ये इवेंट जो है ये कोलेटरल है, यही वर्ड ऐड हुआ ना। तो बेटा जरा गौर करो, कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट 3, अगर मैं ये कहूं कि कॉन्ट्रैक्ट 2 इज डिपेंडेंट अपॉन कॉन्ट्रैक्ट 1, समझ आई बात? कॉन्ट्रैक्ट 2 इज डिपेंडेंट अपॉन कॉन्ट्रैक्ट 1, यानी कॉन्ट्रैक्ट 2 तब ट्रिगर होगा जब कॉन्ट्रैक्ट 1 में ये इवेंट ट्रिगर होगा। ऐसे ही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इवेंट है ये कोलेटरल है, ये जुड़ा हुआ है, ये किसी और कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जरा समझें, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट 2 इस पर्टिकुलर इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का नहीं इवेंट है, ये इवेंट कॉन्ट्रैक्ट 1 का है। ऐसा ही है, देखो जरा गौर करो, कॉन्ट्रैक्ट 1 ये उसका इवेंट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 2 इस इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है, कोलेटरल। ठीक है, इवेंट जो है वो कोलेटरल है, जुड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट 2 के साथ। जबकि अब जरा आइए वेजरिंग के अंदर, विन और लूज डिपेंड ऑन अ फ्यूचर इवेंट। वो जो इवेंट होता है वो क्या कोलेटरल है? नहीं, पार्ट एंड पार्सल है, उसी का हिस्सा है। मैच खेल रहे हैं, मैच पे जुआ लगा रहे हैं, वो मैच खेलना या मैच पे जुआ लगाना वो उसी कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट है, किसी और कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, उसके साथ कोई लिंकेज नहीं, कोलेटरल नहीं है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। ये बात समझ आई है थोड़ी सी? मैं समझाना ये चाहा, यहां पे जो इवेंट है वो कोलेटरल नहीं है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट। मैंने काफी गंद मचा दी है वैसे, थोड़ी जगह थोड़ी है, माजरत मेरे ख्याल, लेकिन चीजें समझ आ रही हैं। सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट, जुआ खेल रहे हैं मैच के ऊपर, मैच उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, विन और लूज जिसमें डिटरमिन हो रही है। यहां पे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और कॉन्ट्रैक्ट के इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है, कोलेटरल, एसोसिएटेड। ये फर्क समझ आया थोड़ा सा? सो अगर ये फर्क समझ आ गया है तो होपफुली आपको
ये इनिशियल चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलें ये ज़रा पढ़ते हैं, आते हैं वापस कंटीजेंसी में, और फिर दोबारा वापस आऊँगा इंश्योरेंस को समझाने के लिए, ठीक है? अभी इंश्योरेंस नहीं समझाया मैंने। वो इंकारी हो जाए और आप उसके खिलाफ केस फाइल कर दो, वो इंकारी हो जाए, पेमेंट ना करे। इंसॉल्वेंसी में तो केस ही दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर इंसॉल्वेंसी नहीं। लो जी जरा पढ़िए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट प्लीज। अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है इसके साथ, डज और डज नॉट हैपन। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ collateral event. The following contracts are best example of contingent contract. Contracts of indemnity यानी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मैंने ये वाला नहीं सिखाया अभी, वो सिखाता हूं। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कहता है श्योरिटी इज लायबल टू पे क्रेडिटर इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल 1 पढ़िए। जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एग्जाम्पल 1 समझ आइए। इंश्योरेंस की है, चौस मुझे बताओ तो सही, मैं भी आराम से बैठा हूँ, बाद में समझाता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1, परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ some future event. The event must be collateral to the contract and event must be uncertain. तो यही कंडीशंस पढ़ी हमने, यही वेजरिंग वाली थी, लेकिन इसमें एक फर्क आ गया कोलेट्रल का। प्लीज एग्जांपल 2 पढ़िए जरा और एग्जांपल 3। जी एग्जाम्पल 2 और 3। तो पहले में जरा देखिए कि जवेद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है टू पे 50 मिलियन टू फरहान अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग प्रोवाइडेड कि कंस्ट्रक्शन जो है वो अप्रूव हो जाए बाय द आर्किटेक्ट। इसका मतलब है ये जो पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है विद फरहान, ये डिपेंडेंट है अपॉन द हैपनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट, कि ये इवेंट हैपन होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं। So it is a contingent contract because the consideration of the promise to pay 50 is in the construction of the building and the event namely approval by an architect is a collateral event. क्या ये इसका पार्ट एंड पार्सल है? नहीं, ये अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी। एग्जाम्पल 3 भी हो गई, बात समझ आ गई। अब यहां पे क्यों कंटीजेंट नहीं है, जरा ये समझ आइए। ये तो सिंपल एक पार्ट एंड पार्सल है, वो कह रहा है पूरा काम अपना मुकम्मल करो फिर पेमेंट करूंगा। इसमें कोई कोलेट्रल इवेंट नहीं है। कंप्लीशन अगर आपके जहन में आ रहा है कि कंप्लीशन ऑफ टास्क इज अ कोलेट्रल इवेंट, तो वो कोलेट्रल नहीं है, पार्ट एंड पार्सल है। एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं अली को कहूं कि मैं तुम्हें तब पेमेंट करूंगा जब अपना काम मुकम्मल कर लोगे, यानी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दो, मैं पेमेंट कर देता हूं। तो कंप्लीशन पार्ट एंड पार्सल नहीं है जी। लेकिन उसमें देखो आप ये बात भूल रहे हो, एक छोटी सी मिटा दू जी, आप एक बात भूल रहे हो, जरा गौर करो। यहां पे ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जवेद और किसके दरमियान है प्लीज?
फरहान के दरमियान पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कह रहा है मैं तुम्हें 50 मिलियन पे कर दूंगा, ठीक है। अगर ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी रेलेवेंट अथॉरिटी से लेना होगा, बात समझ आ रही है, कि कंस्ट्रक्शन अप्रूव हो ना बाय द आर्किटेक्ट। तो अब एक और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो आर्किटेक्ट के साथ शायद हो रहा है, और वो फरहान का हो सकता हो, तभी वो पेमेंट कर रहा है उसको। सो ये कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है इस कोलेटरल इवेंट के ऊपर कि यहां से लाइसेंस मिल जाए या अप्रूवल मिल जाए। मिलेगा नहीं मिलेगा अनसर्टन, हैपनिंग है, हैपन हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वरना नहीं होगा। अब यहां पे आओ, यही अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जवेद और फरहान का होता और वो कहता है पहले काम मुकम्मल करो तो मैं 50,000 दूंगा, तुमने कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करनी है, सपोज ये मुकम्मल होगी तो पेमेंट करूंगा। कोलेटरल कुछ नहीं है, उसी का हिस्सा है। तो देखो अब क्लियर हुई बात की। तो ये हमेशा आप स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें कोलेटरल आइडेंटिफाई करना हमेशा मुश्किल होता है। सो बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं तभी इतना टाइम लगाया उस गारंटी के ऊपर कि बड़े ध्यान से देखिएगा कि कोलेटरल है कि नहीं है, क्या उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है या उससे कोई और कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके डिपेंडेंसी यानी एक कॉन्ट्रैक्ट की डिपेंडेंसी ओवर द अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये आइडेंटिफाई कर लेना तो सवाल आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। जी कंसिडरेशन की कंडीशन, कंसिडरेशन की कंडीशन के आर्किटेक्ट अप्रूव कर दे उसको, कंसिडरेशन की कंडीशन नहीं बेटे, ऐसे थोड़ी। देखो आपको जब लाइसेंस मिलता है ना किसी अथॉरिटी से, अगर आप अक्सर देखते हो, आप लोगों ने ऐसी कंपनीज नहीं देखी लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिस तरह नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन आप नहीं चला सकते, एनबीएफसी आप नहीं चला सकते जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। सो बिल्डिंग अप अ कंपनी, इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इज वन थिंग एंड गेटिंग द लाइसेंस इज द सेकेंड थिंग। लाइसेंस ना मिले कंपनी नहीं बन सकती, इजाजत ना मिले तो। सो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इज अ सेपरेट एग्रीमेंट maybe with the same regulatory authority, maybe with another regulatory authority. जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी ज्यादा अच्छी एग्जाम्पल देता हूं। बीइंग इन रुडोल्फ लाइफ साइंसेस, हम लोग एग्रीकल्चर केमिकल इंपोर्ट करते थे। हम इंपोर्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे, भाई हमने आपसे इतना केमिकल खरीदना है। वो कहता था ठीक है ये केमिकल चाहिए। हम कहते थे यार ये केमिकल हम आपसे तब खरीदेंगे आपकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उससे लाइसेंस ले आओ आपने। अगर लाइसेंस ना हुआ हम ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। फिर इसी तरह ये प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर सकते थे पाकिस्तान में क्योंकि एग्रीकल्चर थी ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो ह्यूमैनिटी इन्वॉल्व है बीच में, भाई क्या इन्वॉल्व कर रहे हो जमीन में जो लोगों को मसला ही ना हो जाए। तो आपने यहां पे भी लाइसेंस की अप्रूवल लेनी होती थी, आप बेच नहीं सकते थे तब तक। सो लाइसेंस इज अनदर कॉन्ट्रैक्ट, बाइंग इज अनदर कॉन्ट्रैक्ट। मैं देखो मेरी सेल परचेज इफेक्ट हो रही है लाइसेंस से, पाकिस्तान में भी लाइसेंस ले रहा हूं और बाहर की कंट्री में भी लाइसेंस है, जिससे भी चाइना से या हम लोग जहां से भी इंपोर्ट करते थे हम उससे लाइसेंस, हम कहते तेरे पास है लाइसेंस, तो वो मैं दिखाता था ये देखें जी मेरे पास 3 साल का लाइसेंस है या 5 साल का लाइसेंस है। हम कहते थे अच्छा मैं भी अपने इधर डिपार्टमेंट से ले लूँ, तो हम भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेते थे पहले, तो वो केमिकल का सैंपल लेके टेस्ट करके हमें कहते थे अप्रूव्ड, तो फिर हम केमिकल बाय करते थे। उसका मतलब है हमारा बाइंग कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट होता था लाइसेंस के ऊपर। लाइसेंस ना मिलता था कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता था, कैंसल। मेरी बात समझ आई है? सो ये डिपेंडेंसी है, उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, अदर कॉन्ट्रैक्ट है विद द रेगुलेटर। मेरे ख्याल आप थोड़ी क्लैरिटी आई है इस चीज में कोलेटरल में। सो ये आज भी होते हैं ऐसे कोलेटरल एग्रीमेंट्स और ये बहुत कॉमन है कंपनीज के अंदर। जैसे मैंने आपको ये सिखाया, एनपीओ नहीं बन सकती, एनबीएफसी नहीं बन सकती जब तक लाइसेंस ना हो, जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो नहीं बन सकती, डेवलप ही नहीं हो सकती जब तक लाइसेंस नहीं लोगे। ठीक है जी, तो यहां तक बात समझ आई। तो इंश्योरेंस पे चलूं, अब जरा इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट भी देख लें, छोटा सा आसान सा। देखो इंश्योरेंस कंपनी, ये जो भी जुबली और आपके सामने घूम फिर रहे होते हैं, मल्टीपल कंपनीज हैं, जुबली है और कौन कौन सी है वैसे, आदम जी, एशिया, ये नाम जो है, ये आप लोगों से कहते हैं यार अपनी व्हीकल इंश्योर करा लें हमसे। प्रोडक्ट भी करते हैं, व्हीकल्स भी करते हैं, क्रॉप भी करते हैं, जो भी है, ये आपसे कहते हैं हमसे अपनी व्हीकल इंश्योर करवा लें, ऐसे ही कहते हैं। आप कहते हो ठीक है, कितना महीना देना पड़ेगा, सपोज 5,000 रुपीज। आप 5,000 पे करना शुरू करते हो और बदले में वो आपको क्या कहते हैं, हम आपका क्या कवर करते हैं, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट और रिस्क ऑफ डैमेज और रिस्क में भी और रिस्क ऑफ थेफ्ट, यही कवर करते हैं, 2-3 चीजें। अच्छा जी ठीक हो गया। आप 5,000 देते जा रहे हो महीने, साल का कितना दे दिया, 60,000 इंश्योरेंस कंपनी को, और कोई एक्सीडेंट ना हो पूरे साल में, फिर
इंश्योरेंस कवर कितने देर के लिए मिला? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आपको उन्होंने कहा आपका रिस्क इंश्योर है, आपको कोई भी नुकसान हुआ हम भरेंगे, लेकिन आपका कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो आप बस पे करते जा रहे हो और 60,000 के बाद साल खत्म, कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने आपको कुछ पे करना है नहीं, खत्म। इसका मतलब एक बंदा प्रीमियम पे कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? सिर्फ एक तसल्ली कि आपका रिस्क इंश्योर्ड है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो रिस्क इंश्योर्ड है और हम क्लेम पे करेंगे कि अगर कोई नुकसान हुआ, गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हम पे करेंगे। ये जो क्लेम है ये किस पे डिपेंडेंट है कि क्लेम मिलेगा आपको? जी, आपको इंश्योरेंस कंपनी आपका नुकसान भरेगी। ये किस पे डिपेंडेंट है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या हुआ फिर? अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, कि आप कहीं ठुकेंगे, आपकी कोई गाड़ी चोरी कर लेगा। ये क्या है? अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स। लेकिन क्या पार्ट एंड पार्सल है? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? नहीं, कोलेटरल है। अगर हैपन हुए तो क्लेम का कॉन्ट्रैक्ट जो है, क्लेम का वो कॉन्ट्रैक्ट किससे, कब ट्रिगर होगा कि आप कहोगे मेरा इंश्योरेंस कंपनी से 20, मैंने अब इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख का क्लेम लेना है, रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इट्स अनदर कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी, दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम हिम। इसका मतलब वो आपका उधारिया बन गया है। ये कब ट्रिगर होगा? जब वो हैपन होगा। सो इंश्योरेंस अगेन, ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या हुए? कंटिंजेंट। A dependency of a claim receivable is depend upon the happening of that event, whether that may be accident, that may be theft. कुछ पल्ले पड़ी बात, कुछ थोड़ा सा समझ आया है कि ये भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? ये जो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट हैं ये भी इनफैक्ट कंटिंजेंट है। ये पैसा तब मिलता है जब वो इवेंट ट्रिगर होता है, पार्ट एंड पार्सल नहीं है कि एक इवेंट के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट किया। कि फॉर एग्जाम्पल यहीं पे कह दूं, ये वाले केस में यहीं पे बना देता हूं कि जुबली इंश्योरेंस कहती है कि जनाब मैं सलमान साहब को 5 लाख रुपया दूंगी अगर एक्सीडेंट हो जाए, अगर थेफ्ट हो जाए कार। सो ये पैसा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैंने कुछ नहीं देना, क्योंकि मैं इसके बदले क्या दे रहा हूं? एक्चुअली इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसा ही है ना। सो मैंने कुछ नहीं देना बदले में, लेकिन ये मुझे पैसे तब मिलने हैं ये कॉन्ट्रैक्ट। और इंश्योरेंस प्रीमियम वाला सेम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली, उससे ये लिंक्ड है, रिस्क एश्योरेंस। तो ये पैसे तब मिलने हैं मुझे जब ये डिपेंडेंसी क्रिएट होगी इसके ऊपर, एक्सीडेंट के ऊपर, इस इवेंट के ऊपर। सो ये इवेंट ट्रिगर होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर होगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। पूरा साल प्रीमियम पे कर लोगे, आखिर में कुछ नहीं मिलेगा। विन और लूज वाली सिचुएशन नहीं यार, ये विन और लूज तो नहीं है। विन और लूज कैसे है आप मुझे बताओ? विन और लूज तो नहीं बनती। विन और लूज तो होता है कि आप एक पार्टी एंजॉय करती है दूसरे पार्टी के एक्सपेंस पे। यहां पे तो ऐसा नहीं है। विन विन सिचुएशन भी हो सकती है, थोड़ा सा क्लेम ले लिया, थोड़ा सा ना लिया, कुछ थोड़ी सी एक्सीडेंट हुआ वो करेक्ट करवा लिया, बाकी वो कमा लेंगे, ऐसा भी तो होता है। विन विन सिचुएशन भी तो, ऐसा नहीं है, विन लूज नहीं है यहाँ पे जी। कुछ पहले पड़ी है, कंफ्यूज हो गए, ज्यादा शक्लों से कंफ्यूज हो गए, बड़े अजीबोगरीब। इतना भी मुश्किल बात नहीं की मैंने वैसे कोई भी। समझ आ गई सबको? बेटी आपको भी? चलो, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग में डिफरेंस। फ्यूचर इवेंट है ना, अभी एक्सीडेंट हो गया क्या? हम कह रहे हैं अगले पूरे 1 साल में आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, आपका कोई इंश्योरेंस, आपका कोई कोई थेफ्ट हुआ तो हम भरेंगे। तो क्या इवेंट अकर हो गया है? नहीं, इवेंट तो फ्यूचर का है, अगले 1 साल की इंश्योरेंस मिल रही है ना, इवेंट तो फ्यूचर का है, ठीक है। और अनसर्टन भी है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, जरूरी थोड़ी है कि एक्सीडेंट हो, ठीक है। ठीक है, क्या आपको पता नहीं लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? आइदर यू विल गेट द अप्रूवल और नॉट, आउटकम अनसर्टन है। और फ्यूचर क्या है कि देखो ना, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट, और ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन के हमें अथॉरिटी से अप्रूवल मिलेगी तो हम ये बाय करेंगे। हम बाउंड नहीं हो जाते उस कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कॉन्ट्रैक्ट अभी बाइंडिंग नहीं होता जब तक वो इवेंट हैपन। यही तो खूबसूरती है, वरना तो आपने कह देना आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था परचेज करने का, आप करो,
अब आपकी जिम्मेदारी है, आप नहीं करोगे मैं आप पे केस फाइल कर दूंगा। यही होगा ना अगर आप चाइना से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने और बाद में आपको नहीं जी वो अप्रूवल नहीं मिली इसलिए हम नहीं ले सकते, ओकेगा, इट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हैज बीन स्वैप्ड। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन ऐसे केस में ऐसा नहीं होता, आपकी कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड होता है कि इवेंट हैपन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वरना नहीं। सो मुझे लाइसेंस नहीं मिलता, मैं बाउंड नहीं हूं कि मैं सारा कुछ बाय करूं, मैं नहीं बाय करूंगा। उसको लाइसेंस नहीं मिलता सप्लायर को, मैं तब भी बाय नहीं करूंगा। सो दोनों पार्टीज को ये कंडीशन का पता होता है कि ये इवेंट ट्रिगर होगा तो बाइंग होगी, वरना नहीं। वरना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी टर्म्स जो है वो एक दूसरे पे बाइंडिंग नहीं है। जी बेटे, कोई और क्वेश्चन? क्लियर यहां तक? आगे चलो। डिफरेंसेस, वैलिड है वो, वॉइड एंड इलीगल। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, यहां पे पार्टीज हैव अ रियल इंटरेस्ट इन द अक्रंस और नॉन अक्रंस ऑफ द इवेंट। रियल इंटरेस्ट मींस इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, कि मेरी इंश्योरेंस हुई है, मेरा रिस्क अश्योर्ड है, ये प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है कि मैं इंश्योर्ड हूं भाई, मुझे कोई नुकसान हुआ तो मेरे पास हैं जो मेरे नुकसान भुगतेंगे, जैसा मुझे होता था हमेशा कि ठीक है। और इंश्योरेंस वाले कानों को हाथ लगाते थे कि ये क्या कर रहा है। लाइक आप एक कार का, व्हीकल का से बम्पर, मैं उसको फ्रंट बम्पर की बात करता हूँ, आप साल में 6 दफ़ा रिप्लेस कराओगे तो फिर डेफिनेटली वो बेचारे रोएंगे कि ये क्या कर रहा है, ये हम इंश्योरेंस कवरेज कितना देता है, प्रीमियम कितना देता है और रिस्क कितना ले ले जाता है हमसे। सो मैं ऐसा भी हुआ कई दफ़ा कि एक दफ़ा साल में 8 दफ़ा भी रिप्लेस कराया गया, कोई बात नहीं है, लग गई, दोबारा हिट हो गए, हिट हो गए, हिट हो गए। सो लाइक दैट होता है, तो फायदा है इंश्योर। मेरा रियल इंटरेस्ट क्या होता था, सुकून से चलाओ, कोई मसला नहीं, अपने बाप की रोड समझ के चलाओ, कहीं भी मारो कोई मसला नहीं, कहीं से भी कुछ हुआ तो इंश्योरेंस वाले अवेलेबल, तो ये मेरा रियल इंटरेस्ट था, ठीक है। द पार्टीज, जबकि वेजरिंग के केस में पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अक्रंस और नॉन अक्रंस। उसमें इस बात से मसला नहीं है, या उसका ये इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान जीतेगा कि न्यूजीलैंड, उनका ये इंटरेस्ट है मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, मेरे पैसे डबल होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। तो रियल इंटरेस्ट इन दी विन और लूज। क्लियर हुई बात की? यहां पे पहला एक और डिफरेंस समझ आया। अनसर्टन इवेंट, तो दोनों में फर्क क्या है? यहां पे अनसर्टन इवेंट क्या है? कोलेटरल, एसोसिएटेड विद, पार्ट एंड पार्सल नहीं है। यहां पे अनसर्टन इवेंट इज द सोल डिटर्मिनिंग फैक्टर ऑफ द एग्रीमेंट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एग्रीमेंट। बात समझ आई? रेसिप्रोकल प्रॉमिस, अब ये प्रॉमिस क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल इफ आई से आई वांट टू सेल दिस पर्टिकुलर लैपटॉप फॉर 10,000 रुपीज टू अली, और अली के आई वांट टू बाय दिस लैपटॉप फॉर 10,000 रुपीज, यानी ऑफर और एक्सेप्टर दोनों जो प्रॉमिस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ सेम टर्म्स हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कि एक दूसरे के साथ सेम प्रॉमिस कर रहे हो, जो एक एक्सेप्ट कर लेगा तो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने ऑफर की, इसने एक्सेप्ट कर ली कॉन्ट्रैक्ट, या इसकी ऑफर को मैं एक्सेप्ट कर लूं कॉन्ट्रैक्ट। सो रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को सेम प्रॉमिसेस ऑफर कर रहे हो। मेरी बात समझ आई? दिस इज व्हाट वी कॉल रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कंटीजेंसी के केस में इट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कैसे? कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या गारंटी कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, इंश्योरेंस में जरा आसानी से समझ आ जाएगा। मैं प्रीमियम इतना पे करूंगा, मेरे नॉलेज में ये है कि मैं इतना प्रीमियम पे करूंगा तो मेरा रिस्क अश्योर्ड है, अगले 1 साल के लिए मेरी कार इंश्योर्ड है। दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है कि सलमान इतना प्रीमियम पे करेगा और उसकी कार इंश्योर्ड है, यानी दोनों सेम सेट ऑफ प्रोमिसेस रख के बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं मैं इतना प्रीमियम पे करके मैं पूरी कार मेरी साल के लिए इंश्योर्ड है, वो कहता है, वो उसके ज़हन में भी इतना ही है कि हमारी भी ऑफर यही थी, तो दोनों साइड पे सेम पार्टी सेम प्लेटफॉर्म पे है। जबकि यहां पे जरा वेजरिंग में आओ तो ऐसा हो सकता है ना, मैं कहूं कि मैं जीतूंगा तो तुम मुझे, अच्छा भाइयों के दरमियान ऐसा होता है अक्सर कि अगर तू हारा मैं जीता, सॉरी मैं हारा तो मैं तुझे 1,000 दूंगा, और अगर तू हारा तो तू मुझे 3,000 देगा। ऐसा होता है कई दफा वेल्दी भाई के साथ, ऐसी एग्रीमेंट्स होते हैं। सो ये क्या है? क्या ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है? नहीं, दोनों का डिफरेंट प्रॉमिसेस हैं एक दूसरे के साथ। मैं हारा तो मैं 1,000 देने वाला हूं, वो हारा तो 3,000 देने वाला है। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब सा हो सकता अली के नहीं 1,000 की लगेगी, तो ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ 1,000 और 3,000 की है तो रेसिप्रोकल मे और मे नॉट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल। किसी को जुए के आदाब पता हो तो ये जो बुकी हैं आप अक्सर देखते हो, फेवरेट गेम है और फेवरेट कौन सी पार्टी है। आपने कभी ऐसी बातें सुनी है? कभी हमें पास से ऐसे बंदे के पास से गुजरे हो जो आपको बताए कि फेवरेट कौन है, कि आप जीतोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, कम मिले। फेवरेट वाले पे ज़्यादा पैसे नहीं होते, जो लेस फेवरेट होती है उस पर ज़्यादा पैसे बनते हैं। ऐसा कुछ इलम है थोड़ा सा? तो चलो छोड़ो पड़ा। रेसिप्रोकल, मैं ही सब खराब इंसान हूँ इस पूरी क्लास में। रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, promises which form the consideration or part of consideration for each other
आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब एक एग्जाम्पल प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए, लाइसेंस अगर लेना मेरी जिम्मेदारी, जिसे मैंने अभी RLS का एक किस्सा सुनाया कि हम प्रोडक्ट नहीं खरीदते जब तक वो भी लाइसेंस ना, उसका भी अप्रूव हो जाए और हमारा भी अप्रूव ना हो जाए। ऐसा ही है, बड़ी तगोदो की, बड़ा पैसा लगाया, गवर्नमेंट को रिश्वत भी दी, सब कुछ किया, फिर भी अप्रूवल नहीं मिली। ये बात मैटर नहीं करती कि इवेंट के लिए कितनी स्ट्रगल किया। इवेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इवेंट नहीं हुआ, इवेंट हैपन नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एफर्ट कितनी की, उसकी स्ट्रगल कितनी की, पार्टी ने, चाइना ने कितनी स्ट्रगल की, मैंने कितनी स्ट्रगल की, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर इज कि इवेंट हैपन हुआ कि नहीं हुआ, लाइसेंस मिला कि नहीं मिला। इफ इवेंट हैपन, लाइसेंस मिल गया, एक्वायर कर लिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर नहीं हुआ, बेशक बहुत तगोदो की, तब भी नहीं मिला, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, मैं परचेजिंग नहीं करने वाला। प्लीज अब एग्जांपल पढ़ें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पढ़ें, स्प्रिंग 2017 का पास पेपर है। प्लीज पढ़िए। जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पढ़ा, जरा सॉल्यूशन नहीं देखना था, क्वेश्चन पढ़ना था खाली। जी क्या है, कंटीजेंसी है जी, किसके ऊपर, लाइसेंस के ऊपर, कि वजीर सेड टू सलात कि मैं तब बाय स्पीड बोट्स खरीदूंगा अगर मुझे चलाने का लाइसेंस आप एक्वायर करके देंगे, जिसके लिए बड़ी स्ट्रगल की शायद सौलात ने, ऐसे ही है। लेकिन फिर भी लाइसेंस अल्टीमेटली, तो कंटीजेंसी डिपेंड थी, कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट था ऑन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, मींस ऑन गेटिंग और इंक्वायरिंग द लाइसेंस, बट इनफैक्ट लाइसेंस, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं। सो पढ़िए प्लीज अब जरा। कहते कॉन्ट्रैक्ट, उसने आपको लिखने का अंदाज वही है कि हम प्रोविजन ऑफ लॉ एक्सप्रेस करेंगे, फिर कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे और फिर कंक्लूजन देंगे। तो जरा पढ़ता हूं सोल्यूशन आप लोगों के साथ, ताकि जरा पढ़ने का अंदाज भी समझ आए। ये देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वजीर एंड सलात इज कंटिंजेंट हुज परफॉर्मेंस डिपेंड इज बेस्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक क्या है, यहां से लेकर यहां तक क्या उसने बताने की कोशिश की है, प्रोविजन ऑफ लॉ। अब देखिए आगे, अरेंजिंग ऑफ लाइसेंस फॉर वजीर, यानी अब ये उसने साथ कनेक्ट करने की कोशिश की आपके केस को कि लाइसेंस की बात कर रहा हूं। If such event has not happened, the performance of contract does not become due. It does not matter at all that Saulat had applied for the license and also paid the processing fee or 1 lakh to the authorities. ये मैटर नहीं करता आपने कितनी सिक्योरिटीज पे की है और आपने कितनी तरद्दुद किया है। Thus वजीर इज नॉट बाउंड टू परचेज द बोट फॉर्म। यहां तक उसने कनेक्टिविटी क्रिएट की और अब आपको कंक्लूजन बता रहा है अपना कि वजीर बाउंड नहीं है कि वो स्पीड बोट बाय करे फ्रॉम सौलात। बात समझ आई है? ना 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 ना, देखो आप अपने बिजनेसेस के अंदर अपने क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए कॉस्ट इनकर करते हो और कई दफ़ा क्लाइंट बहुत आपकी एफर्ट करवाने के बाद भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता या बिजनेस नहीं करता, तो इसका क्या मतलब होता है, पैसे उससे रिकवर किए जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आसान सी बात बताता हूँ कि आप अक्सर, हम लोग जब सेल कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर्स, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब ईयरपीस जब आप मॉड्यूल्स सेल कर रहे होते हो तो आप डेमोज करते हो, आप उनको क्लाइंट्स को ब्रीफिंग्स देते हो, उनके साथ मीटिंग्स करते हो 1-2 इनिशियल, जिसमें आप उनको बताते हो कि इस प्रोडक्ट में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, वो अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, आप देखते हो काउंटर होंगे कि नहीं होंगे। सब करने के बाद कई दफ़ा क्लाइंट कहता है नहीं जी आपको पसंद नहीं आया हमें, तो ठीक है, वाइंड अप, खत्म, कोई कॉस्ट नहीं उनसे रिकवर करते आप, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता, नहीं, रिकवरी नहीं होती। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 प्लीज आपने होमवर्क के तौर पे करना है, ऑटम 2000 प्रैक्टिस 2 और 3 ये होमवर्क के तौर पे करना है, ठीक है। कल हम इसके रूल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह कंटिजेंसी के। अल्लाह ताला सबको सानिदा फरमाए।